हाय विद नमस्कार टू ऑल माय व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए जिन सिद्धांतों की आवश्यकता होती है वो सिद्धांत आखिर क्या क्या है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के बारे में, भाग 4 के बारे में, जो कि आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है। और सारे के सारे नोट्स इस वीडियो में व्हाट्सएप लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो आप इसका क्विक रिविजन कर सकते हैं पीडीएफ के थ्रू। ठीक है, तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज्यादा देर ना करते हुए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल नंबर 36। आर्टिकल नंबर 36 स्टेट या राज्य वर्ड का डेफिनेशन। स्टेट या राज्य वर्ड का डेफिनेशन। ठीक है, स्टेट या राज्य वर्ड का डेफिनेशन क्या होता है कि इस स्टेट में या ये जो राज्य है इसमें ये सरकारी विभाग है और ये संसद, पार्लियामेंट, जो राज्यसभा, विधानसभा है, वो सबको मिलाकर के हमारा स्टेट बना हुआ है। ठीक है, अब ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। एक चीज ध्यान रखना कि इसमें जितने भी आर्टिकल हम पढ़ेंगे वो एक राज्य जिस तरीके से बनता है और उसमें जिन जिन प्रिंसिपल्स की यानी जिन जिन सिद्धांतों की जरूरत होती है उसको चलाने के लिए, उसके लिए पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, सबसे पहले तो स्टेट आखिर क्या है, स्टेट वर्ड का डेफिनेशन आर्टिकल नंबर 36 में आ जाएगा। नीति निदेशक तत्व जो है आपके डीपीएससी जो है वो उसका स्टार्टिंग आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल नंबर 36। आर्टिकल नंबर 36 में सबसे पहले आएगा स्टेट वर्ड का डेफिनेशन। क्या आएगा? स्टेट वर्ड का डेफिनेशन। ठीक है, आर्टिकल नंबर 37 अब स्टेट बन गया, तो स्टेट वर्ड के डेफिनेशन के बाद में आर्टिकल नंबर 37 में वो बताएंगे डीपीएसपी को कोर्ट लागू नहीं करता है, लेकिन कोई भी कानून बनाते टाइम गवर्नमेंट को जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये बताता है। आर्टिकल 37 ये कहता है कि जो ये नीति निदेशक तत्व हैं, जो भी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, इनको कोर्ट लागू नहीं कर सकता। कोर्ट नहीं बोलेगा कि भैया इसको हम फोर्सफुली लागू करवाएंगे, नहीं होगा ऐसा। स्टेट जो है उसको ये बातें ध्यान में रखनी, यानी ये डीपीएसपी जो है आपके, इनको कोर्ट नहीं लागू कर सकता है। ये राज्य द्वारा ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि आप जो आपके राज्य का प्रशासन चलाएंगे, जो भी आपके राज्य का, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है, उस टाइम पे आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। ये आपका आर्टिकल 37 में। देखो 36 में उन्होंने पहले स्टेट का डेफिनेशन बताया, फिर ये बताया कि इसको कोर्ट लागू नहीं करता है, इसमें कोई जुडिशियल एक्शन नहीं लिया जा सकता, न्यायिक जो जोर जबरदस्ती वो नहीं की जा सकती इसमें। डीपीएसपी कोर्ट लागू नहीं करेगा, ये स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके ध्यान रखने योग्य बातें आर्टिकल 37 में उन्होंने क्लियर कर दिया। जो आगे के डीपीएसपी यानी आगे जो है सिद्धांत दिए हैं, आर्टिकल 37 में उन्होंने ये बता दिया कि डीपीएसपी को कोर्ट लागू नहीं करता। आर्टिकल 38 में क्या लिखा? सोशल ऑर्डर का मेंटेनेंस, इनइक्वालिटीज को कम करना। अब राज्य चला रहे हैं तो राज्य में जितने लोग हो रहे हैं वो सब बराबर बराबर उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, तो बराबर बराबर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इसीलिए सोशल ऑर्डर का मेंटेनेंस और इनइक्वालिटीज को कम करने से रिलेटेड काय में लिखा है? आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में क्या लिखा है? सोशल ऑर्डर का मेंटेनेंस और इनइक्वालिटीज को कम करना। और आर्टिकल 39 पॉलिसीज जो कि स्टेट को फॉलो करना पड़ती है, इसमें ऐसी पॉलिसीज के बारे में लिखा है जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारी चीजें जो है जो स्टेट को फॉलो करना पड़ता है कि भाई हमारे स्टेट में ये सारी चीजें होनी चाहिए, उन सब के बारे में इसमें लिखा है। इसमें इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 39 में आर्टिकल 39A जो कि हम पढ़ने वाले हैं अभी। ये है आर्टिकल 39A, वीकर सेक्शंस को फ्री कानूनी सहायता देना। यानी ये आर्टिकल 39A जो है ये ही जनक है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जैसी चीज का। जो सरकारी वकील होते हैं वो इस आर्टिकल के बिना नहीं आ सकते थे। ठीक है, ये जो आर्टिकल है आपका, ये सरकारी वकीलों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सरकारी वकील इसी आर्टिकल के कारण जो है आज हमको अस्तित्व में देखने को मिलते हैं। समझ गए आप? अब देखो इसमें मैं एक चीज बता दूं आपको कि ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 39, इसको 42वें संवैधानिक संशोधन से यानी 42nd अमेंडमेंट से, ठीक है, पेन की अभी जरा कमी है, चैनल छोटा सा है, थोड़ा चला लेना, कोऑपरेट कर लेना, समझने की कोशिश कर लेना। ठीक है, भावनाओं को समझो, ये हमने अमेंडमेंट लिख दिया है, अंडरस्टूड है ये। तो ये 42nd अमेंडमेंट आर्टिकल 39A से जोड़ा, 42nd अमेंडमेंट यानी 42वें संवैधानिक संशोधन से आर्टिकल 39A को जोड़ा गया। वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो है, यानी जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, उनको जो है कानूनी सहायता फ्री में मिलनी चाहिए, इसीलिए इसको जोड़ा गया। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो इसी आर्टिकल के कारण बना। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 40, पंचायत का गठन या ऑर्गेनाइजेशन। हर स्टेट में जो भी गांव है वहां पे एक लोकल अथॉरिटी यानी एक लोकल प्रशासनिक इकाई होनी चाहिए। तो उसको विलेज जो गांव है वहां पर एक पंचायत का गठन होना जरूरी है। पंचायत का गठन होना जरूरी है। अच्छा, एक खास बात बता दूं मैं इस बारे में
देखो, ये जो पंचायत है, इसके बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73rd 73rd अमेंडमेंट जो है उससे पंचायत को जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। क्या मिला? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, यानी इसको कहा गया इन पंचायतों कि भाई ये संवैधानिक इकाई है, अब ये भी संविधान का हिस्सा है, इनके भी चुनाव होंगे, इनका भी सब कुछ प्रॉपर होगा। किसका? पंचायत का। अगर ये आर्टिकल 40 और ये 73वां संशोधन नहीं होता तो शायद आज पंचायत वेब सीरीज नहीं होती और इतना पैसा नहीं कमा रही होती। ठीक है, तो ये आर्टिकल 40 और 73वें संवैधानिक संशोधन के कारण हम लोग पंचायत वेब सीरीज देख पा रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये अगला आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल नंबर 41, राइट टू एजुकेशन टू वर्क इन पब्लिक असिस्टेंस। आपके राज्य में, आप जो राज्य चला रहे हैं, राज्य सरकार जो राज्य चला रही है, तो उनसे ये कहते हैं भाई आपके राज्य में सब बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए इक्वली, और पब्लिक असिस्टेंस यानी कि सार्वजनिक जो सहायता होती है वो मिलना चाहिए। जैसे अभी वर्तमान में जो ये एसआईआर का मसला चल रहा है, उस पे जो बीएलओ लोग काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स लगे हुए हैं और किसी किसी को बीएलओ बनाया जा रहा है, वो लोग सारा वोटिंग का जो एसआईआर का काम है, ये प्रोसेस संभाल रहे हैं। तो ये पब्लिक असिस्टेंस में ही आता है, क्योंकि ये लोग जो है आम लोगों को, आम नागरिकों को हेल्प कर रहे हैं, तो ये भी सबको मिलना चाहिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टेट के अंदर लोगों को एक सिक्योर लाइफ देना, ताकि वो अच्छी लाइफ जी सके, यानी उसको सुरक्षित जीवन देना है भैया। ये इसमें मतलब ये लिखा गया है आर्टिकल 14 में कि आपके स्टेट के अंदर लोगों को सारी सुविधाओं के साथ एक सिक्योर लाइफ जीने का पूरा अधिकार है। ठीक है, और आपको वो सिक्योर लाइफ उनको देनी चाहिए। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट को। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे लेबर लॉज। लेबर लॉज है ना, लेबर लॉज वाले जो है आर्टिकल 42, यानी कि इसमें मजदूर वगैरह जो वर्किंग एनवायरमेंट है, जो भी स्टेट में आपकी कंपनी वगैरह कार्यरत रहेंगी, उनमें किस तरीके के नियम होने चाहिए वो है। तो ये मैटरनिटी लीव और वर्किंग एनवायरमेंट के बारे में है। अब क्वेश्चन उठता है कि आप आर्टिकल 42 को याद कैसे रखेंगे। ऐसा तो देखो, आर्टिकल 36, 37, 38, 39 ये जो थे, 40 और 41, यहाँ तक जितने भी आर्टिकल थे, इसको मैं आपको याद करवा दूंगी। आर्टिकल 42 से मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। ठीक है, वो आर्टिकल 42 से स्टोरी ऐसी रहेगी कि देखिए भाई, चार औरतें थी, ठीक है, और दो आदमी थे। ये चार औरतें और दो आदमी एक ही कंपनी में काम करते थे। अब हुआ क्या कि चार औरतों में से दो ने मैटरनिटी लीव ले ली, तो कंपनी में कितने वर्कर बच गए? टोटल चार। वर्कर बच गए। स्टोरी को ध्यान से सुनना तो ये आर्टिकल याद हो जाएगा। तो चार वर्कर बच गए, तो चार वर्कर में जो दो औरतें थी, उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि काम से बचा जाए, क्योंकि दो वर्कर जो कम हो गए हैं उनका काम भी हमारे ऊपर आ गया है, मालिक और वर्कर रखने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लगाया दिमाग। उन्होंने सोचा ये जो दो आदमी हैं, इनसे लड़ाई कर लेते हैं, उनके ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम लगा देते हैं, और फिर इनसे अपने हिस्से का भी काम करवा लेंगे। और ऐसा सोच के उन्होंने मालिक से जाके दोनों आदमियों की शिकायत कर दी। दो औरतों ने दो आदमियों की शिकायत कर दी। दोनों तो ऑलरेडी मैटरनिटी लीव ले ली थी, तो वो दो औरतों ने उनकी शिकायत कर दी। फिर उनको, दोनों औरतों को 2 दिन की छुट्टी दे दी गई और आदमियों को जो है 2 दिन एक्स्ट्रा काम करवाया गया। ठीक है, हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं था, बाद में मालिक भी मान गए जैसे तैसे। तो ये जो एक स्टोरी है, ये मैटरनिटी लीव और वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में याद रखने के लिए कि आर्टिकल 42 में क्या है, वो याद रखने के लिए मैंने आपको सुनाई। चार औरतें थी, दो आदमी थे, चार में से दो ने मैटरनिटी लीव ले ली, और जो बाकी बची दो औरतें थी, उन्होंने वर्किंग एनवायरनमेंट को लेकर के उनका जो मालिक थे, उनके जो हेड थे, उनसे जाके शिकायत कर दी। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ठीक है, 43, लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, एक सफिशिएंट सैलरी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबको मिलना चाहिए आपके राज्य में। ठीक है, तो जिस भी राज्य में रह रहे हैं, राज्य सरकार को ये ध्यान रखना है कि उसके राज्य में, राज्य सरकार को ध्यान रखना है कि अभी अपने राज्य में सारे वर्कर्स जो भी हैं उनको एक सफिशिएंट सैलरी मिलनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, ये वाला जो आर्टिकल है, इसको भी उसी एग्जाम्पल से ध्यान रखना। इसमें क्या हुआ कि वो जो चार औरतें थी, और इसमें एक वर्कर और ऐड कर लो, तो 3 आदमी हो गए, 4 औरतें हो गई। अब ये 7 लोग हो गए। तो इनने बोला मालिक से जाके लिविंग वेज यानी कि अपनी जो तनख्वाह है उसकी बात करते हैं। जब तनख्वाह की बात आई तो सारे एकजुट हो गए, सब झगड़े फसाद मिला दिए, और सफिशिएंट सैलरी को लेकर के ये 7 लोग मिलके, 4 और 3 7, 43। ठीक है, तो ये 4 वुमेन और 3 मेन जाके मालिक के सामने खड़े हो गए। ठीक,
तो ये 43 है, आर्टिकल नंबर 43, जिसमें सैलरी के बारे में बात की जा रही है, जिसमें 4 औरतें 3 आदमी मिला करके एक मालिक के सामने खड़ी हुई है, और 4 औरतें 3 आदमी ने मिला करके क्या बात की, वेजेस के बारे में, सैलरी के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सेप्शन है थोड़ा सा, जो स्टोरी पे हम चल रहे थे उससे थोड़ा सा अलग जाएगा ये। अच्छा, ये आर्टिकल 43A है, वर्कर्स का इंडस्ट्री के अंदर मैनेजमेंट में कुछ रोल होना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। अब ये देखो, जो ये 43 लोग थे, उसमें एक को ए बना दिया, एक ये ए जो है, जो अगला आदमी जुड़ा था वो एक ए साथ में लेकर के आया। ठीक है, वो ए जो साथ में लेकर के आया, तीसरा आदमी जो था, दो में जो तीसरा जुड़ा, वो एक ए जो साथ में लेकर के आया, उसको इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना उसको अपना यूनियन लीडर भी बना दिया जाए। तो उसको यूनियन लीडर बनाने के लिए ये लोग कंपनी के मालिक के पास जाने लगे, 43A। ठीक है, 43A में ये उस तीसरा व्यक्ति जो अपने साथ एक ए लेकर के आया, उसको यूनियन लीडर बनाने के लिए ये लोग अपने मालिक के पास जाने लगे। तो ये 43A में क्या बताया, वर्कर का इंडस्ट्री में मैनेजमेंट में कुछ रोल होना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए, ताकि उनके अधिकार की भी बात की जा सके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला वाला आर्टिकल एक्सेप्शन है, आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, विच मीन्स कि गवर्नमेंट को इस देश के हर एक पर्सन के लिए एक जैसा रूल बनाना चाहिए, फिर चाहे उनका कास्ट, रिलीजन, बर्थ प्लेस, जेंडर कुछ भी हो। आर्टिकल 44 जो है, ये समान नागरिक संहिता की बात करता है, जिसमें हमारे देश की सरकार को इस देश के हर एक व्यक्ति के लिए एक जैसा रूल बनाना चाहिए इस बारे में। ठीक है, चाहे फिर उनका कास्ट, रिलीजन, बर्थ प्लेस, जेंडर कुछ भी हो, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार सारे एग्जाम्स में आया है, तो आर्टिकल 44 को याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 45 की तरफ। अब मैं आपको बता दूं, वो जो 4 औरतें थे और फिर इसके बाद में 2 आदमी थे, मगर जैसे ही हम आर्टिकल 43 में गए तो वो 4 औरतें और 3 आदमी हो गए, और जो तीसरा व्यक्ति आया था उसको हमने यूनियन लीडर बना दिया। वो अपने साथ एक ए लेकर आया था, तो वो ए ग्रेड का आदमी था, तो उसको हमने यूनियन लीडर बना दिया। तो 43A में यूनियन लीडर, 43 में वेजेस के बारे में, लिविंग वेजेस के बारे में, क्योंकि वो 7 लोग हो गए थे, तो 7 लोगों ने क्या कर दिया था, मालिक के पास जाके सैलरी की बात कर रहे थे, झगड़े बुला दिए। और 42 में 4 औरतें और 2 आदमी थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मैटरनिटी लीव और जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसके बारे में लेकर के उन लोगों की एक कहा सुनी हो गई थी। दो ने मैटरनिटी लीव ले ली थी, बाकी ने वर्किंग एनवायरनमेंट को खराब होने के चलते काम पे थोड़ा सा असर डाला था। ठीक है, तो वो आर्टिकल 42 में थे। आर्टिकल 43, आर्टिकल 43A में लिविंग वेज और जो यूनियन लीडर है उसके बारे में है। फिर आर्टिकल 44 एक्सेप्शन है, समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया। आर्टिकल 45 पे आप आएंगे तो अर्ली चाइल्डहुड केयर 0 to 6 ईयर्स। तो ये आर्टिकल 45 जो है, देखो वो जो 2 औरतें जिनको मैटरनिटी लीव दी गई थी ना, उनके जो बच्चे थे, उनको ये जो बाकी ये जो लोग थे बाकी उनके ऑफिस वाले, वो बताने गए कि वो जो आप 45 नंबर की गली में रहती थी, वो जो 2 औरतें थी वो 45 नंबर की गली में रहती थी, और उनको ये बाकी के जो उनके स्टाफ वाले थे वो 45 नंबर की गली ढूंढते ढूंढते गए और उनको ये बात बता के आए कि 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनको अर्ली चाइल्डहुड यानी उनको बचपन से जो है केयर मिलनी चाहिए। तो आप अभी काम पे ना आए, आप अपने बच्चों की देखभाल पूरी तरीके से करें। ऐसा काम बताने गए थे वो 45 नंबर की गली में, 45 नंबर लेन में वो 2 औरतें रहती थी। ठीक है, 86 अमेंडमेंट के बाद 0 से 6 साल के बच्चों के लिए चाइल्ड केयर के लिए बनाया गया आर्टिकल नंबर 45। पहले इसमें 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन भी शामिल था, जो कि बाद में 21A में ट्रांसफर कर दिया गया। 14 साल तक के बच्चों के लिए जो एजुकेशन शामिल था उसको काय में ट्रांसफर किया गया, 21A में। 86 अमेंडमेंट के बाद इसमें संशोधन हुआ, यानी 86वें संवैधानिक संशोधन के बाद आर्टिकल 45 में संशोधन करके इसको 0 से 6 साल तक की उम्र के बच्चों की केयर के बारे में बना दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 46 और आर्टिकल 47। अब देखो, मैं फिर से एक बार याद दिला दूं, हमने जब स्टार्टिंग में आर्टिकल 42 से लेबर लॉ स्टार्ट किए थे, तो उसमें वो जो 2 औरतें थी ना, एक एसटी की थी और एक एससी की थी, जिन्होंने मैटरनिटी लीव ली थी। ठीक है, तो अब जब सब लोग उनके पास पहुंचे 45 नंबर की गली में, जहाँ पे उन्होंने उनको जाके बताया कि 0 से 6 साल तक के बच्चे, जब तक आपका बच्चा 6 साल तक का नहीं जाता आप उसकी देखभाल करो। ठीक है, 14 साल तक के बच्चों के बारे में पहले था आर्टिकल 45 में, लेकिन 45 नंबर गली में जब वो गए तो उनको पता चला कि उनके घर जब गए तो उन्होंने उनको बताया कि देखिए 6 साल तक के बच्चे आपके जब तक नहीं गए तब तक उनकी देखभाल करना है, उनको उतना अर्ली जो चाइल्ड केयर है वो आपको देना ही चाहिए। फिर 45 नंबर की गली से निकले तो 46 नंबर की गली में पहुंचे वो, वहां पे उनको एक स्कूल दिखा जो सिर्फ एसटी और एससी के लिए बना हुआ था। किसके लिए बना हुआ था, एसटी और
एससी के लिए 45 नंबर गली से निकले वो 2 लेडीज के घर से, उनको 0 से 6 साल तक के बच्चों की केयर का बता के निकले। 45 नंबर की गली से 46 नंबर की गली में गए तो वहां पे उनको एसटी एससी एजुकेशन का एक स्कूल दिखा। वो एसटी एससी का ही स्कूल था, तो आर्टिकल 46 में सिर्फ एसटी और एससी के एजुकेशन की बात की गई। फिर 46 नंबर गली से आगे बढ़े तो गली नंबर आई आर्टिकल 47, यानी 47 नंबर गली आई। ठीक है, कौन सी गली नंबर आई? 47 जहाँ पे एक हॉस्पिटल बना हुआ था। गली नंबर 47 में क्या बना हुआ था? हॉस्पिटल, जो कि पब्लिक हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप सार्वजनिक जो चिकित्सालय होते हैं वो जरूरी है, यानी आपको अपने राज्य के लोगों की हेल्थ का ध्यान रखना। तो आर्टिकल 47 में ये बताया गया है। 47 नंबर गली में हॉस्पिटल था, 46 नंबर गली में एक स्कूल था जिसमें एसटी एससी का ही था सिर्फ वो, बाकी कास्ट के लोग अलाउड नहीं थे। और 45 में 0 से 6 साल तक के बच्चों के चाइल्ड केयर के अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में बताया गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जो है आर्टिकल नंबर 48। ठीक है, एनिमल्स दूध देने वाले और एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ावा देना। ये आर्टिकल नंबर 48 में जो दूध देने वाले एनिमल्स होते हैं उनको और एग्रीकल्चरल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि गाय बैल भैंस बकरी जो भी होते हैं आपके जो दूध देते हैं उन लोगों को, और जो हमारी खेती वगैरह है उसको बढ़ावा देने के लिए ये एक सिद्धांत बना दिया, मतलब एक प्रिंसिपल है जिसको आपको फॉलो करना है स्टेट को चलाते समय। ऐसे ही 48A है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। इसको और याद रखना हो तो उसी स्टोरी में एक गली और जोड़ लो, 48 नंबर की गली। 48 नंबर की गली में तवेले हैं, तवेलों में गैया भैंसे दूध देती है और उन लोगों का ध्यान रखना पड़ता है। कौन सी गली में? 48 नंबर की गली में, 48 नंबर की। और 48 नंबर की गली में आगे जाते हैं तो वहां पर एक जू बना हुआ है। तो वो जू में जंगली जानवरों सबको प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश की जा रही है। फॉरेस्ट एरिया है, टाइगर रिजर्व बना के रख दिया है, बायोस्फीयर रिजर्व बना के रख दिया है, ताकि वहां पे वाइल्ड लाइफ और प्रोटेक्शन को वो किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, सुरक्षित रखा जा सके। 48 नंबर की गली पे 48A, सेक्टर नंबर ए 48A। ठीक है, अब बढ़ते नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल नंबर 49। इसी स्टोरी में बढ़ जाओ आगे। 39 नंबर की जब गली गली आई, 49 नंबर की, 49 नंबर की, तो मॉन्यूमेंट्स और नेशनल इंपॉर्टेंस वाली जगह थी, यानी 49 नंबर की गली में एक चार मीनार थी। ठीक है, एक मीनार थी मतलब, तो उसको प्रोटेक्ट करना था। कौन सी नंबर की गली में? 49 नंबर की गली में। 40 सेकेंड से लेकर के 49 तक मैंने आपको एक ही स्टोरी से याद कराने की कोशिश की है। अगर आप वो स्टोरी को थोड़ा भी ध्यान रख पाते हैं तो आपको याद आ जाएंगे सारे आर्टिकल्स। ठीक है, फिर आर्टिकल नंबर 50, सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। ये इससे अलग हटके हो गया। आर्टिकल नंबर 49 में हमने मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि मॉन्यूमेंट्स का प्रोटेक्शन करना है। अब आर्टिकल नंबर 50, तो ये आर्टिकल नंबर 50 में आपके जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका की जो पावर्स हैं उनको अलग अलग बांटने की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 51, इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना है। कोई भी स्टेट ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे कि जो इंटरनेशनल पीस यानी कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो शांति है वो भंग हो। कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि आपके देश के रिश्ते जो है वो दूसरे देश के साथ खराब हो जाए, कोई भी स्टेट को। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब स्टार्टिंग से मैं एक बार रिवाइज कराने की कोशिश करूँ तो देखिए, यहाँ पर चलते हैं हम फर्स्ट स्लाइड की तरफ हमारी। आर्टिकल 36 में स्टेट के बारे में बताया। आर्टिकल 37 कहता है डीपीएसपी को कोर्ट लागू नहीं करता। आर्टिकल 38 कहता है कि इनइक्वालिटीज को कम करना है। आर्टिकल 39 कुछ ऐसी पॉलिसीज के बारे में बताता है जो कि हर एक राज्य को फॉलो करनी चाहिए। आर्टिकल 39A जनक है किसका? पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। 42nd अमेंडमेंट से आर्टिकल 39A आया जो कि गरीब लोगों के लिए कानूनी सहायता प्रदान करने की बात कहता है। आर्टिकल 40 में पंचायत का गठन हुआ 73rd अमेंडमेंट से। आर्टिकल 41 में तीन चीजों के बारे में बात की गई है। तीन चीजें कौन कौन सी हैं? वो एजुकेशन, वर्क और पब्लिक असिस्टेंस। वो कि जिन तीनों चीजों से, यानी कि जिसको शिक्षा मिलेगी, उसको रोजगार मिलेगा, उसको सार्वजनिक सहायता मिलेगी कुछ सरकार से, तो उसकी लाइफ क्या हो जाएगी? सिक्योर हो जाएगी। तो ये आर्टिकल 41 कहता है। अब आर्टिकल 42 से मैंने आप लोगों को एक स्टोरी सुनाई थी। आर्टिकल 42 में चार औरतें थी, दो आदमी थे। दो औरतों ने मैटरनिटी लीव ले ली, बाकी जो चार व्यक्ति थे उन्होंने वर्किंग एनवायरमेंट को खराब कर दिया, दो औरतों ने। और फिर उसके बाद में जैसे तैसे करके बात निपटी, लेकिन ये 42 जो आर्टिकल है ये मैटरनिटी लीव और वर्किंग एनवायरमेंट के बारे में बात करता है। फिर क्या हुआ? फिर वही चार औरतें थी और तीन आदमी हो गए, दो आदमी से तीन आदमी हो गए। तीसरा एक आदमी जो आया उसने कहा कि सैलरी के बारे में बात करो भाई, तो सबने मिलकर के मालिक के पास जाके सैलरी के बारे में बात करना शुरू की। सैलरी के बारे में बात कर रहे थे तो ये जो थर्ड आदमी था ये अपने साथ एक ए लेकर के आया था, तो सबने देखा अरे इसका ग्रेड ए है।
तो ये 43 आर्टिकल में 43 ए में इन्होंने यूनियन लीडर टाइप जो चीजें होती हैं यानी वर्कर्स का इंडस्ट्री के अंदर मैनेजमेंट में कुछ रोल होना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए, उसको लेकर के बात रखी अपनी। फिर इसके बाद आर्टिकल 44 स्टोरी से थोड़ा अलग चला जाएगा, समान नागरिक संहिता, विच मीन्स की गवर्नमेंट को इस देश के हर एक पर्सन के लिए एक जैसा रूल बनाना चाहिए, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, बर्थ प्लेस, उसका ध्यान मतलब उसको ध्यान में ना रखा जाए और सबके लिए एक जैसा रूल बनाया जाए। अगले आर्टिकल पे चलते हैं, आर्टिकल 45। 45 नंबर की गली में क्या है, दो औरतों का घर है जिन्होंने मैटरनिटी लीव ली थी, उनको अपने 0 से 6 साल तक के बच्चों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में बताइए। 86 अमेंडमेंट से चेंज किया गया, पहले पहले ये 14 वर्ष तक था, 14 ईयर्स तक था आर्टिकल 45 में, लेकिन उसको 21 में ट्रांसफर कर दिया गया बाद में। फिर अब इसी में आगे चलते हैं, 46 नंबर की गली में क्या था, एक स्कूल था, स्कूल था ना, SC ST का स्कूल था, किसका था, SC ST का। और 47 नंबर की गली में क्या था, एक हॉस्पिटल था जो कि सार्वजनिक हेल्थ जो है सार्वजनिक चिकित्सालय था, तो पब्लिक हेल्थ इंप्रूवमेंट की बात कर रहा था। 46 में एक स्कूल था जिसका SC ST था, 47 में एक हॉस्पिटल था, 48 नंबर की गली में एक तबेला था, 48 नंबर की गली में जो तबेला था वहां पे दूध देने वाले जो जानवर है वो रहते थे, और उसी में सेक्टर ए में जाकर के उन्होंने एक रिजर्व बना के रखा था, फॉरेस्ट रिजर्व, नेशनल पार्क, बर्ड रिजर्व है, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट जंगल को प्रोटेक्ट किया जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है 49। आगे जाके 49 नंबर की गली में एक मीनार थी जिसको भी प्रोटेक्शन देना था, तो ये नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए जरूरी थी, तो उस मीनार को प्रोटेक्शन देना भी बहुत जरूरी था, जो कि 49 नंबर की गली में थी। अब 50 और 51। 50 में बोला गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के जो काम है वो अलग अलग रहेंगे, उनकी शक्तियां अलग अलग रहेंगी, मिक्सअप नहीं करना है। और 51 में बोला गया कि आपका जो स्टेट है, राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि आपका स्टेट कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे कि इंटरनेशनल पीस यानी अंतरराष्ट्रीय शांति भंग हो, देश का जो है नाम खराब हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कुछ काफी सारी चीजें मैंने याद करवाने की कोशिश की है इस वीडियो में। अगर आप लोगों को कंटेंट जेन्युइन लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।